क्या बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में नंबर 2, नंबर 3 के मंत्री राजनाथ सिंह को लोकसभा का चुनाव में उतरने का मौका नहीं मिलेगा? साफ शब्दों में कहा जाए, क्या उनका टिकट कट जाएगा? क्या रविशंकर प्रसाद का भी टिकट कट जाएगा? क्या गिरिराज सिंह को भी घर बैठा दिया जाएगा? क्या अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से, जो मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहे थे, लोकसभा की सीट से भी महरूम कर दिए जाएंगे? ये कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो लोग 35 से 52% से ज्यादा मार्जिन से जीते, उन पर भी तलवार लटक रही है। तो ये कैसा क्राइटेरिया है बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का? इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है कि जनवरी के एंड में बीजेपी की पहली सूची आ जाएगी लोकसभा के हिसाब से। पहली सूची में 150 से 160 नाम होंगे। ये 150-160 सीटें वह हैं जो बीजेपी आज तक लोकसभा में कभी नहीं जीती है, जिसमें तमिलनाडु की सीटें हैं, केरल की 20 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की सीटें हैं, उड़ीसा की सीटें हैं, तेलंगाना की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की सीटें हैं। तो मोटे तौर पर ये नाम होंगे। इसके साथ साथ रिटायरमेंट एज बीजेपी ने घटा दी है। कहां तो सब जगह रिटायरमेंट एज बढ़ती जा रही है। सरकारी दफ्तरों में भी दबाव है कि रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए। डॉक्टरों की बढ़ाई गई, प्रोफेसरों की बढ़ाई गई। लेकिन राजनीति में एक तरफ तो पुराने चावल चाहिए, अनुभवी लोग चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए, दूसरी तरफ उम्र 75 से घटाकर 70 की जा रही है। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि बीजेपी इस पर मानस बना रही है कि जो 70 पार कर चुके और जो उतने एफिशिएंट नहीं है, उनको टिकट नहीं दिया जाए, उनको लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतारा जाए। लेकिन इनमें 56 लोग आते हैं, 56 सांसद आते हैं। इसमें कुल मिलाकर इन 56 सांसदों में से देखिए कौन कौन है। 56 सांसदों में से कुछ नाम है यूनियन मिनिस्टर का। राजनाथ सिंह आते हैं, वीके सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से आते हैं, श्रीपद नायक हैं, अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान बीकानेर से, गिरिराज सिंह भी बिहार से, और इसके अलावा कुछ और नेता हैं जैसे राजेंद्र अग्रवाल है, रविशंकर प्रसाद है, एस आहलूवालिया है, पी चौधरी है, संतोष गंगवार है, राधा मोहन सिंह है और जगदम्बिका पाल है। लेकिन ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि 70 पार वालों को घर बैठा दिया जाए। जो एफिशिएंट है, जो बहुत अनुभवी हैं, जो मोदी को लगता है उनके काम के साबित हो सकते हैं उनके मंत्रिमंडल में, उनसे उनको चुनाव लड़वाया भी जा सकता है। भी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। दूसरा, अगर कोई नेता 70 पार का है लेकिन उसको टिकट काटने से विद्रोह जैसी स्थिति पैदा होती है, असंतोष जैसी स्थिति पैदा होती है, जिसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है इंटेंस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो उनका टिकट बरकरार रखा जाएगा। ये बात कही जा रही है। दूसरा, पार्टी को लगता है कि नए चेहरों को और नई सीटों पर, यानी हारी हुई सीटों पर कैंडिडेट उतारने की जरूरत है। पार्टी के एक सूत्र का कहना है कि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, 2 बार से लगातार सत्ता में है, और ऐसे में अगर एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? पिछली बार बीजेपी ने 437 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, 303 जीत कर आए थे। 2014 में 428 को चुनाव मैदान में उतारा था, 282 जीत कर आए थे। तो इस बार बीजेपी क्या 500 के आसपास या सभी 540 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की सोच रही है? अगर हम मानकर चले उन 150 या 101 सीट, 60 सीटों को भी मानकर चले जहां बीजेपी कभी जीती नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर इसके साथ साथ दूसरी है। दूसरी खबर यह कहती है कि जहां पर बीजेपी पिछली बार 2% मार्जिन से जीती थी, वहां पर कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। ये यानी जो लोग कमजोर मार्जिन से पिछली बार जीत कर आए थे, उनको इस बार घर बैठना पड़ सकता है। और इसी तरह जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार 35 से लेकर 52% के मार्जिन से जीते थे, वहां भी नए प्रत्याशियों को मौका दिया जा सकता है। नई पीढ़ी को, मोदी जी को लगता है कि युवाओं पर फोकस किया जाए, महिलाओं को फोकस किया जाए, और युवाओं और महिलाओं को ज्यादा संख्या में क्या टिकट देना क्या सोच रही है। जो 4 जातियां बीजेपी कह रही है कि गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है, उसके हिसाब से। अब इसमें एक और चीज खास बात है कि बीजेपी ने
ऐसी 48 सीटें थी जहां पर पिछली बार 0.2% से 1.91% का कुल हार जीत का मार्जिन रहा था। इसमें से 10 सीटें उत्तर प्रदेश से है जहां बीजेपी जीती थी। 48 में से 27 सीटें ऐसी है जहां प्रत्याशी 1% से कम अंतर से चुनाव जीते थे। तो ये एक नया क्राइटेरिया बीजेपी की तरफ से सेट किया जा रहा है। और यानी पिछली बार जो खुश हो रहे थे कि साहब हम 5 लाख के ज्यादा अंतर से जीत गए, उन ऐसे 15 लोग थे पिछली बार, तो उन पर क्या तलवार लटक सकती है? कुल मिलाकर 31 थे, कुल मिलाकर 17 थे, जिसमें से 15 बीजेपी के थे। 4 लाख के ज्यादा अंतर से 2019 में 52 लोग चुनाव जीते थे, 52 सांसद चुने थे, जिसमें से 31 बीजेपी के थे। तो 31 और 15, 46 बीजेपी के जो लोकसभा के जो जीते हुए सांसद हैं उन पर क्या तलवार लटक रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत गए। और इनमें से कुछ है जो लगातार 2 बार जीते हुए हैं, उन पर तो और भी ज्यादा तलवार लटक सकती है। और युवाओं को मौका देना है। और इसके पीछे की कहानी क्या है, आगे की बात करने से पहले पीछे की कहानी यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें से सिर्फ 11 जीते थे, 10 हार गए थे। तो 50% स्ट्राइक रेट रहा था। तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। राजस्थान में 6 लोकसभा के सांसद चुनाव मैदान में उतारे गए थे, 3 हारे, 3 जीते। 50% यानी 303 को इस रूप में ढाला जाए तो बीजेपी क्या 150 155 सीटें ही जीत पाएगी क्या? तो एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ नहीं हो, मोदी सरकार के खिलाफ नहीं हो, कुछ हद तक प्रो इनकम्बेंसी हो, लेकिन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये बीजेपी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी कोई राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती, ऐसा लग रहा है। अब इसमें देखिए, कुल मिलाकर 4 लाख वाला अंतर, 5 लाख का अंतर मैंने बताया, इसी तरह 3 लाख का अंतर। 2019 में 131 सीटें ऐसी थी जहां पर जो उम्मीदवार थे वो 3 लाख के ज्यादा अंतर से जीते थे। इसमें से 105 सीटें बीजेपी के पास थी। अगर 2 लाख से ज्यादा के अंतर की बात की जाए तो 236 सीटें ऐसी थी जिसमें से बीजेपी 164 सीटों पर जीती थी। तो 2 लाख वालों को तो बख्श दिया जाएगा, 3 लाख वालों को भी शायद बख्श दिया जाए, लेकिन 4 लाख से लेकर 5 लाख का अंतर, 146 सीटें बताई, 46 सीटें कुल मिलाकर बताई जा रही हैं, वहां संकट की घड़ी हो सकती है। अब देखिए, जैसे 2 लाख के ज्यादा अंतर से बीजेपी राजस्थान में 25 में से 16 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 में से 16, गुजरात में 26 में से 15, हरियाणा में 10 में से 8, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह शामिल है, और यूपी में 80 में से 10 सीटें जीती थी। तो इन सीटों पर क्या संकट के बादल हैं? जिन सीटों की पर मैं बात कर रहा हूं, 1 लाख के कम अंतर से जीती हुई 77 सीटें थी बीजेपी ने, जिसमें से 41 सीटें 50,000 के अंतर से, 25 सीटें 25,000 के अंतर से, 10 सीटें 10,000 के अंतर से और 5 सीटें 5,000 से कम अंतर से जीती थी। तो इन सीटों पर क्या संकट के बादल हैं? क्या ये क्राइटेरिया बीजेपी को एज दिलाएगा? क्या जल्दी अगर आप कैंडिडेट घोषित कर देते हैं तो उसका फायदा होता है? विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ था, और इस बार 160 सीटें तो वैसी हैं जो बीजेपी आज तक नहीं जीती है। तो वहां पर अगर जल्दी भी घोषित करते हैं या देर से घोषित करते हैं तो कोई उस रूप में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जल्दी घोषित करेंगे जो जनवरी के एंड में उम्मीदवारों का चयन हो सकता है, और फरवरी के फर्स्ट वीक में सीटों का उम्मीदवार तय किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट पर भी दबाव डालने की एक तरह से कोशिश है। इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो जरूर कीजिए। एक्स यानी ट्विटर पर विद्रोही 7 के नाम से हूं, फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज के नाम से हूं। विजय विद्रोही पेज है फेसबुक पर, उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।